स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चे, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये चैप्टर हमने पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बचाना किसी चीज को। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम कैसे बचा सकते हैं। अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे, ऐसे टर्म्स पढ़ेंगे जो हम डेली सुनते आते हैं या हमारी बुक्स में कहीं ना कहीं, या कहीं घूमने जा रहे हो वहां पे हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? What is the purpose of making national park, wildlife sanctuaries and biosphere reserve? कि जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इनको बनाने का क्या कारण है? कोई सिर्फ एम ही बना दिए हुए हैं कि ये कुछ हमें फायदा भी दे रहे हैं? ये किन चीजों, किन लोगों के लिए या किन एनिमल्स के लिए फायदेमंद है? ये सब चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले ये इसका आंसर देने से पहले पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे, इसी क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद निकलता जाएगा। स्टार्टिंग क्या 5.1 में लिखा है, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। अब सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन क्या होती है? डिफॉरेस्टेशन मींस क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। कि आपने किसी जमीन को साफ किया, उस जमीन में हमारे क्या लगे हुए थे? फॉरेस्ट लगे हुए थे, ट्रीज लगे हुए थे, आपने उसको साफ कर दिया, मतलब आपने उसको काट दिया। फिर उस जमीन को आप किसी चीज के लिए यूज कर रहे हो, या आप पेड़ों को काट रहे हो और काट के आप कहीं बेच रहे हो, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब कुछ रीजंस क्या हैं कि आप कल्टीवेशन के लिए वो जगह यूज कर रहे हो, आपने घर बनाना है या फैक्ट्री बनाना है, इसलिए आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो। हम फर्नीचर बनाने के लिए या लकड़ी को जलाने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन के रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। कई बार नेचुरल कॉजेस, जैसे कि फॉरेस्ट में आग लग गई या सूखा पड़ गया, तो ये कुछ अलग रीजंस हैं डिफॉरेस्टेशन होने के। तो इस क्वेश्चन में, इस पैराग्राफ में आपको क्या आना चाहिए? इस पैराग्राफ में आपको आनी चाहिए डेफिनेशन डिफॉरेस्टेशन की एंड पर्पसेस कि क्यों होते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसके 3 पॉइंट कोई भी लर्न करे ना, 4 पॉइंट्स हैं, तो इसमें से कोई भी 3 पढ़ लेना और डेफिनेशन कर लेना, बहुत है। अब आ गया कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कि आपने डिफॉरेस्टेशन करी, आपने पेड़ काटे, तो उस काटने के बाद क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या मिलेंगे? मतलब कि इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन अर्थ। कि जब भी पेड़ कटेंगे, पेड़ क्या करते हैं कि हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। अगर आप लोगों ने कभी नोट करा हो, जब हम कहीं जंगल में जाएं या कहीं बाग में जाएं या कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो जब हम कुछ वैसे एरिया में जब हम एंटर करते हैं, वहाँ की हवा बहुत ठंडी होती है। तो वो क्या करता है, टेम्परेचर को कम करके रखता है। पर अगर हम पेड़ काट रहे हैं, तो मतलब हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। प्लस पेड़ क्या करते हैं, ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ले लेते हैं। तो अगर पेड़ नहीं होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोई भी नहीं लेगा। प्लस अब पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो गया हुआ है। तो बोलते हैं कि अर्थ में पोल्यूशन की का जो मेन कारण है, एक ये भी है। एक मेन कारण तो हम है कि हम पोल्यूशन कर रहे हैं, बट अगर पेड़ भी होते तो पोल्यूशन कम हो सकता था। और एक दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है हमारे अर्थ का, ये चीज होगी। प्लस अब कार्बन, पेड़ों ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। अब ट्री नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है, इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, एक ये चीज होगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोड। कि जो हमारे जो ग्राउंड वाटर है, उसका लेवल भी जो है काफी कम हो रहा है। तो एक टाइप का मैं बोल सकती हूँ कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा बैलेंस है, नेचर का बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो रहा है काफी ज्यादा। प्लस हमारे ट्रीज से ही बारिशें होती हैं, तो जो हमारा रेनफॉल का पैटर्न है, उस पे भी हमें काफी फर्क देखने को मिल रहा है। हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी काफी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। फ्लड पड़ना, सूखा पड़ना, ये सब चीजें बोलते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही हमारी हो रही है। बोलते हैं कि ये सब चीजें होने की वजह से क्या हो जाता है, ये सब चीजें होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हमारी बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है काफी ज्यादा, इसका अगर अमाउंट ज्यादा हो जाए, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेने के लिए ट्रीज नहीं है, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल बढ़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कि क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, जैसे कि ये अर्थ है, ये मैंने सूरज बनाया था। अब क्या है, अर्थ के यहाँ पे एटमोसफेयर होता है। अब ना सनरेज आती है यहाँ से, कुछ कुछ रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती हैं, कुछ सीधा अंदर आके अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं, अंदर ही रह जाती हैं। ठीक है, तो बोलते हैं कि अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, दैट ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ।
कि जो अर्थ से जो लाइट जो है वापस रिफ्लेक्ट होके वापस जानी थी, ये क्या होता है कि अंदर ही रह जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट मतलब कुछ रेज जो है रिफ्लेक्ट नहीं होती ना, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। बोलते हैं इसकी वजह से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से बारिश बहुत कम होगी और एंड में क्या पड़ जाएगा, सूखा, ड्रॉट पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप तुम लोगों को पता चल गया होगा। कोई कोई साइंटिफिक चीजें यहाँ पे नहीं लिखी, हम बहुत इजी तरीके से किया है। तो अभी हमने डिफोरेस्टेशन कर ली और सूखा पढ़ लिया। अब आगे बोलते हैं कि डिफोरेस्टेशन का एक काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे सॉइल की प्रॉपर्टी पे, कि सॉइल की प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं। किसका, ये मेन चीज है। मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी मिट्टी की, वो क्या कहता है, प्लांटेशन एंड वेजिटेशन की वजह से इफेक्ट हो जाती हैं। बोलते कि कुछ ट्रीज जो हैं, बोलते हैं कुछ ट्रीज लगे हों तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, कि मिट्टी जो है बहती नहीं है। मतलब वो ट्री नहीं है तो मिट्टी बह जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने एक पहाड़ बनाया, ठीक है, एक ये मैंने बनाया पहाड़ वन। अब इस पहाड़ पे मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये पेड़ लगे हुए हैं। अब क्या होगा कि जब यहाँ पे बारिश होगी, जब यहाँ पे बस बारिश हुई, अब क्या होगा, जो पानी होगा वो ऐसे बह के नीचे चला जाएगा। पेड़ लगे हुए हैं तो मिट्टी जो है वो नहीं बहेगी। बट अगर दूसरा केस मैं लूँ, यहाँ पे मैंने पहाड़ बनाया, यहाँ पे कोई भी मैंने पेड़ नहीं लगाया, पेड़ों को काट दिया हुआ है। अब क्या होगा, अगर अब जब बारिश होगी, अब इस बारिश में क्या होगा, जो इस पहाड़ की मिट्टी है ये साथ में बह जाएगी। मिट्टी जो टॉप लेयर है वो क्या होगी हमारी, बह गई सारी की सारी। इसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन हो जाना। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये चीज भी हमारी हो जाती है, सॉइल इरोजन हमारी हो जाती है, टॉप लेयर जो मिट्टी की है वो बह जाती है। फिर बोलते हैं कि मिट्टी में क्या होती है, ह्यूमस बहुत कम रह जाती है, फर्टाइल मिट्टी काफी कम रह जाती है। जो फर्टाइल लैंड है बोलते हैं वो डेजर्ट में, रेगिस्तान में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं, डिस्टेरिफिकेशन। अब बोलते हैं कि जो डिफोरेस्टेशन है इसकी वजह से क्या होता है, डिफोरेस्टेशन की वजह से, अब क्योंकि पेड़ों में जमीन के ऊपर या पहाड़ के ऊपर पेड़ तो है नहीं है, पेड़ क्या करते थे, वाटर सॉइल को होल्ड करके रखते थे, सॉइल को होल्ड करके रखते थे, वाटर को होल्ड करके रखते थे। अब डिफोरेस्टेशन की वजह से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है मिट्टी की वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वाटर को होल्ड करने के लिए कोई है नहीं है। प्लस बोलते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, की जो पानी की मूवमेंट होती थी मिट्टी से, मिट्टी के सरफेस से लेके ग्राउंड तक की, बोलते वो भी काफी कम हो जाती है। कहने का भाव कैसे कि ये मैंने मिट्टी बनाई, जमीन बनाई, अब ऊपर इसका ये पानी गिर रहा है, पानी जब सरफेस के ऊपर गिरेगा फिर नीचे जाएगा, जमीन में जाएगा। मतलब कि जो ये मूवमेंट है सरफेस से लेके ग्राउंड तक की, इसको इन्फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, ये रिड्यूस हो जाता काफी। बोलते हैं इसकी वजह से क्या आता है, फ्लड्स आना शुरू हो जाते हैं। अब आगे है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है हम उनको कैसे बचा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से पढ़ते हैं। ये हम करते हैं। फिर कंजर्वेशन में कुछ अब इस कंजर्वेशन में कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि क्या क्या टर्म्स आते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। ये कुछ चार टर्म्स आएंगी। आप लोगों को इन चारों की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि ये चारों का मतलब क्या है और इनमें काम क्या होता है। मेनली आपको इस चीजें डिटेल में पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा आता है प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोटेक्टेड एरिया क्या मतलब, क्या है ये प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया मीन्स कि ऐसा एरिया जहाँ पे हम फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, जहाँ पे हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्ट करके रखें, उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्लोरा क्या आ गया, प्लांट्स, और फोना क्या आ गया हमारा, एनिमल्स। तो जहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ पे हम उनको दोनों को प्रोटेक्ट करके रखें उनके हैबिटेट में। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। अब बोलते हैं कि ऐसे एरियाज को हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिन जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, हम ऐसे एरियाज को बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आते हैं, नेशनल पार्क्स भी आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व भी आते हैं। और हर एक के अलग अलग के लिए होते हैं, कि प्लांट्स के लिए अलग, उनके लिए अलग, एनिमल्स के लिए अलग, तो वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बोल है कि ऐसे एरिया जहाँ पे एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, कि हमने एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ कि उनको कोई भी किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पर ही उनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये आता है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या है, रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो काफी कम है, लेस रेस्ट्रिक्शंस। ओके, ये चीज आ गई। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्या होता है कि उनको प्रोटेक्ट करके रखा होता है कि वहां पे कोई इनको मार नहीं सकता, कोई इनका शिकार नहीं कर सकता, एनिमल्स को कोई लेके यहाँ वहाँ बेच नहीं सकता, ठीक है। फिर आता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में क्या होता है कि ऐसे एरियाज जहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कि ऐसे एरिया जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो आराम से जिए, यहाँ वहाँ घूमे, फ्रीली जो भी उनके रिसोर्सेज हैं वो उनको यूज करे। तो नेशनल पार्क में हमारा ये चीज आती है। नेशनल पार्क में किसी को भी कोई राइट नहीं है यहाँ पे नेशनल पार्क में कि कोई भी जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज कर सके, ऐसा कोई भी अलाउड अलाउड जो है किसी को भी नहीं है। फायरवुड कलेक्शन करना, टिम्बर को किसी भी जंगल के किसी भी पार्ट की लकड़ी को यूज करना टोटली जो है प्रोहिबिटेड है, कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है, नेशनल पार्क में। अब आ गया बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में कहते हैं बड़े बड़े एरियाज जहाँ पे प्रोटेक्टेड लैंड के एरियाज, ये लैंड है जिसको हमने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, तो वहाँ पे हमने क्या वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया होता है, प्लांट्स को, एनिमल्स, रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रखा होता है, प्लस वहाँ की जो ट्रेडिशनल लाइफ है ट्राइबल लोगों की वो भी उन एरियाज में आ जाते हैं, वो भी वहाँ से प्रोटेक्टेड है, मतलब वो भी वहाँ पे रहती है। अब बोल रहा है यहाँ पे कि गवर्नमेंट एजेंसीज, कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं ये क्या करती है, जंगलों और उनके एनिमल्स के ऊपर कंट्रोल कर लेती है, मतलब वही प्रोटेक्ट करके रखती है मेनली। गवर्नमेंट्स क्या है कि अलग अलग रूल्स बनाती है, मेथड्स, पॉलिसीज बना के लाती है कि जो इन सबको कंजर्व करके रखे, जैसे कि ये जो हमने पढ़े ये सारे गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं कि आर द एरिया मींट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखे। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायो मीन्स लाइफ, ओके, डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। तो जो हमें अर्थ के ऊपर जो हमें अलग अलग वेरिएशन, अलग तरह के प्लांट, एनिमल्स, ये मैंने अर्थ बनाया, अर्थ के ऊपर प्लांट्स भी हैं, घास भी है ना, कुछ एनिमल्स भी हैं हमारे। तो बोलते हैं कि ये सबको कंजर्व करना को हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो कोई भी जो जिस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे तो उस एरिया का प्लांट, एनिमल, वेजिटेशन सारा का सारा प्रोटेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारा उस एरिया में जो भी मिल रहा है सबको प्रोटेक्ट करके वो रखते हैं। इस चीज के लिए रखते हैं कि जो उस एरिया का जो बायोडाइवर्सिटी वो मेंटेन रहे, उस एरिया का जो कल्चर है वो मेंटेन रहे हमारा। इसमें तुम लोगों ने जो याद रखना है वो है पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट, इस बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क भी आता है हमारा जिसका नाम है सतपुड़ा, और एक दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती है जिसका नाम है बोरी एंड पचमरी, ये आपने याद रखना है पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व का। ये कुछ बताए हुए हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, एक ये बताया हुआ मैप सा, यहाँ से बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सतपुरा नेशनल पार्क हमारा, ठीक है। सचपुरा नेशनल पार्क, ये बोरी सेंचुरी हमारी यहाँ पे है, और पंचमढ़ी सेंचुरी ये रही यहाँ पे। अब आ गया फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना क्या है, फ्लोरा एंड फौना में बोल रहा है कि जो हमें यहाँ पे प्लांट और एनिमल्स देखने को मिले, जैसे कि एनिमल्स जो है अपने हैबिटेट में खुशी खुशी घूम रहे हैं, उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, उस एरिया में जो प्लांट्स हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं फ्लोरा एंड फ्लोरा। तो उस एरिया में जो भी हमें प्लांट देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं फ्लोरा, और उस एरिया में जो हमें एनिमल देखने को मिल रहा है उसको हम बोलते हैं फोना। जैसे कि यहाँ पे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में इस इमेज में बना हुआ है कि इसे कुछ पेड़ों के नाम लिखे, जैसे साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन, ये सब क्या है, फ्लोरा है उस एरिया के। चिंकारा, ब्लू बल बुल, बाकिंग डियर, चीता, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, ये सब किस चीज के एग्जांपल है, फोना के। और ये किन एरिया किसका बताया हुआ है इन्होंने, बताया हुआ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का। तो आप लोगों को पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एटलीस्ट दो दो याद कर लो, दो दो लर्न कर लो फोना के और दो लर्न कर लो फ्लोरा के, बहुत है। कि क्या पता तुम लोगों को मैम 1 मार्क में एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो एक सेफ साइड चल रहा है, तो तुम लोगों को पता हो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से एनिमल एंड प्लांट्स देखने को मिलते हैं।
अब आगे है एंडेमिक स्पीशीज। ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है? एंडेमिक स्पीशीज होती है वो स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल्स की विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो सिर्फ एक ही एरिया में मिले, उसको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। बहुत ही नेचुरली हमें कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी, तो वो हमारी होती है एंडेमिक स्पीशीज। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा है कि साल एंड वाइल्ड मैंगो, या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की एंडेमिक स्पीशीज हैं। तो आप लोग ये याद रख सकते हैं, वाइल्ड मैंगो एंड साल जो है एंडेमिक स्पीशीज हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की। बाइसन एंड इंडियन जाइंट स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल, ये सब क्या है? एंडेमिक स्पीशीज हैं इस एरिया की। प्लांट एंड एनिमल दोनों का बता दिया। एंडेमिक स्पीशीज वो होते हैं जो सिर्फ एक ही एरिया में हमें मिले, बाकी पूरी हर जगह पे ना देखने को मिले। फिर आगे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या बोल रहे हैं? बोलते वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, मतलब जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट की तरह ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स की, जैसे कि जो भी कोई एक एरिया है वहाँ पे जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको सुटेबल कंडीशंस देते हैं कि अच्छे से वो जिए, ब्रीड करें, खाने पीने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कुछ एक्टिविटीज अलाउ होती हैं, जैसे कि ग्रेजिंग, लाइफ स्टॉक जो है आप गाय भैंसों को चला सकते हो, मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट कर सकते हो, फायरवुड आप कलेक्ट कर सकते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और यहाँ पे बोला कि सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स, लाइक कुछ ऐसे थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स जैसे ब्लैक बक, व्हाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसिरस, मतलब ये सब क्या है? सारे सारे प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इन सबको प्रोटेक्ट करके रखा, प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अब बोलते हैं कि जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज भी है ना, ये भी इतने प्रोटेक्टेड नहीं है, कि बीच में हमें अनलीगल इलीगल एक्टिविटीज देखने को मिलती है, जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से करी हुई है, बट इतने भी प्रोटेक्टेड एरियाज नहीं है। फिर एक वर्ड आता है जू। जू क्या होता है? चिड़ियाघर, जहाँ पे क्या है? एनिमल्स, यहाँ पे भी एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, यहाँ पे भी उनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, बट ये नेचुरल हैबिटेट में नहीं है। यहाँ पे लोगों की मूवमेंट काफी ज्यादा देखने को मिलती है, लोग आते हैं जाते हैं, देखते हैं एनिमल्स को। प्लस जितना इस एरिया, जितना उस वाइल्ड एनिमल को, या जो भी हमारा एनिमल जिसको हम जू में रख रहे हैं, उनको जितना उनको एरिया चाहिए रहने के लिए, वैसा हम हैबिटेट उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते, हम आर्टिफिशियल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं जू में। अब आगे है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या है? सतपुड़ा नेशनल पार्क जो हमने पीछे पढ़ा अभी। अब बोलते हैं कि नेशनल पार्क में क्या होता है? दे प्रिजर्व फ्लोरा, फ्लोरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लैंडस्केप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्लस अगर उस एरिया में कोई हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट है उस एरिया को भी वो प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, बोलते द फाइनेस्ट, सबसे अच्छी इंडियन टीक जो है जंगलों में देखने को मिलती है, और इसी जंगल में, सतपुरा के नेशनल पार्क के जंगलों में ही देखने को मिलती है। बोलते देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया, इंडिया में हमें 100 नेशनल पार्क से ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब बोले कि रॉक शेल्टर्स आर आल्सो फाउंड इन साइड दी, यहाँ पे रॉक शेल्टर्स भी हैं सतपुरा नेशनल पार्क में। ये कुछ ऐसी एविडेंसेस हैं कि यहाँ पे प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ का, कि पहले के इंसानों का रहना सहना, वो कुछ ऐसे एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं इन जंगलों में। रॉक पेंटिंग्स बोलते हैं कि इन शेल्टर्स में देखने को मिलती है। 55 रॉक शेल्टर्स जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करे गए हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो मतलब यहाँ का जो अगर हम बोलेंगे हिस्टोरिक इवेंट्स भी, यहाँ पे जो भी हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, ताकि हमें पिछली हिस्ट्री का भी पता चलता रहे। अब आगे है प्रोजेक्ट टाइगर। अब यहाँ पे सतपुरा प्रोजेक्ट टाइगर भी है। बोलते कि यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, सरकार ने ही लॉन्च किया था टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रोजेक्ट का? कि टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री, कि देश में जो टाइगर की पॉपुलेशन जो काफी कम होती जा रही है इलीगल पोचिंग की वजह से, उस चीज को इंश्योर किया जाए कि टाइगर जल्दी से सर्वाइव कर पाए, प्लस उनकी पॉपुलेशन बढ़े, मेंटेन रहे, कम ना हो। इस चीज के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। अब आगे होगा टाइगर क्या है? टाइगर इज वन ऑफ द मेनी स्पीशीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। मतलब कि टाइगर एक ऐसी स्पीशीज है जो धीरे धीरे हमारे जंगलों में से खत्म होती जा रही है। बट सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बीन सीन हियर। बोले तो सतपुरा
तो बोला कि सतपुरा टाइगर रिजर्व में देखा गया कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, देखा गया यहाँ पे। बोलते कि एक समय था जहाँ पे लायंस, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज, बारहसिंघा, मतलब ये सब जो है सतपुरा नेशनल पार्क में देखने को मिलते थे। अब बोल रहा है कि जो एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनका नंबर काफी कम होता जा रहा है और उनको एक्सटिंक्शन फेस करनी पड़ रही है, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स, जिनकी पॉपुलेशन काफी कम हो रही है और जो एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होने की तादाद पे पहुंच गई हुई है, उनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। मतलब कि इन एनिमल्स, कुछ एनिमल्स का जो सर्वाइवल है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा नेचुरल हैबिटेट में, उनके जहाँ जो उनका घर है वहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो बोलते इसकी वजह से उनका सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स इम्पोज किए जाते हैं नेशनल पार्क्स में, कि जो वो ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव कर पाए, वो जी पाए वहाँ पे। तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि ग्रेजिंग आ गई, पोचिंग आ गई, हंटिंग होगी, एनिमल्स को पकड़ना, फायरवुड कलेक्ट करना, मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट करना, ये सब जो है यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि जो एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। उनके डिस्टर्ब होने की वजह से उनकी पॉपुलेशन पे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ हो जाता है। अब ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होगी तो एनिमल्स वहां पे हैं, तो एनिमल्स ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर सकते हैं, ह्यूमन एनिमल के ऊपर अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि एनिमल्स की स्पीशीज जो है वो काफी कम हो जाएगी। इसलिए ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलाउ नहीं होती नेशनल पार्क में। अब आगे है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है कि इकोसिस्टम किस चीज को बना के, किस चीज को मिला के बना होता है। इकोसिस्टम हमारा प्लांट्स को मिला के, एनिमल्स को मिला के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिला के, कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग चीजें, जैसे कि वहाँ का क्लाइमेट, मिट्टी, रिवर, डेल्टा, ये सब, तो इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है, इकोसिस्टम। ठीक है। कैसा एरिया जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों है, वो कैसे इकट्ठे रह रहे हैं सारे के सारे, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब आगे है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? मतलब रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक का सोर्स है विच कीप्स अ रिकॉर्ड, जो कि सारे इंडेंजर्ड एनिमल्स का और प्लांट्स का रिकॉर्ड बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है। और ये नहीं सिर्फ इंडिया का ही, इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड की डाटा को मेंटेन करके रखती है। बोला कि इंडिया भी रेड डाटा बुक जो है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए मेंटेन करके रखती है। अब आगे है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। तो यहाँ पे माइग्रेशन में बोल रहे हैं कि मतलब माइग्रेटिंग बर्ड्स आते हैं। माइग्रेटिंग बर्ड्स बोलते हैं कि एक एरिया से फ्लाई करके दूसरे एरिया में जाती है, और हर साल जो हमें देखने को मिलता है कि मूव करती हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। बोलते हैं कि ये क्या करती हैं कि वेदर के हिसाब से उड़ती हैं और अंडे देती है अपने नेचुरल हैबिटेट में, वहां पे अंडे देती हैं, तो बिकम वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटल। बोलते कि ये क्या करती हैं कि ये एरिया चेंज कर लेती है, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, जैसे वहां पे ठंड हो जाए, उनको लगे वो कंडीशन उनको सुटेबल ना लगे, तो दूसरे एरिया में जाके वो अंडे देना शुरू कर देती है। तो बोलते बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसे बर्ड्स जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं एक जगह पे दूसरी जगह पे, उन बर्ड्स को हम बोलते हैं माइग्रेटिंग बर्ड्स। अगर रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर हमें पता है कि पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए, क्योंकि पेपर के पीछे बहुत ज्यादा पेड़ कटते हैं, जितना हो सके उतना पेपर को हमें रिसाइकिल करना चाहिए। और बोलते कि वी शुड सेव पेपर। बोलते कि प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स मी, अब ये मैंने प्रोफेसर अहमद वाला सिस्टम नहीं रखा, मैं डायरेक्टली चैप्टर पढ़ा रही थी, तो यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन के हिसाब से चैप्टर चल रहा था, मैंने उनको डायरेक्ट चैप्टर पढ़ाया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हर बच्चा एक शीट, एक दिन में एक बच्चा एक शीट बचाए, तो साल में बहुत से पेड़ जो है हम बच सकते हैं। हमें बचाना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए, हमें रीयूज, रिसाइकल करना चाहिए। बोलते कि इससे क्या होगा, हम सिर्फ ट्रीज ही नहीं बचाएंगे, हम एनर्जी को भी बचाएंगे, हम वाटर को भी बचा रहे हैं, क्योंकि पेपर मैन्युफैक्चरिंग में एनर्जी एंड वाटर दोनों लगते हैं। हार्मफुल केमिकल्स भी यूज होते हैं पेपर को बनाने के टाइम पे, उसको पेपर को साफ करने के टाइम पे। तो बोलते कि हमें जितना हो सके ये अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए, बच्चों को बताना भी चाहिए, और हमें ये चीज करनी चाहिए। अब आगे है रिफॉरेस्टेशन, लास्ट टॉपिक है ये तुम्हारा। रिफॉरेस्टेशन में क्या बोलता है, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि जंगलों को काटने को बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन क्या होगा, उसका उल्टा लगाना। तो बोलते कि रिफॉरेस्टेशन क्या है कि रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। कि आपने जो जंगलों को काटा है, जंगलों को काट के जो नए पेड़ लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। जो प्लांटेड ट्रीज, जो आपने प्लांट लगाया वो जनरली जो है वो सेम स्पीशीज के ही होने चाहिए जो कि उस जंगल में देखने को मिलते थे,
वही लगाएं, क्योंकि वो इजीली अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। मतलब डिफॉरेस्टेशन जो है नेचुरली भी हमें देखने को मिलती है। अगर जो डिफॉरेस्टेड एरिया है लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर हम उसका डिफॉरेस्टेड एरिया वैसे के वैसे छोड़ दें तो फिर से रिस्टैब्लिश होना वो शुरू हो जाते हैं, बट उसको टाइम लगता है थोड़ा सा। अब बोला कि अब हमने अपने जंगलों के ऊपर काफी ज्यादा ट्रिमेंडस अटैक कर दिया हुआ है, डैमेज कर दिया हुआ है, तो हमें जरूरी है कि हम अपने इस ग्रीन वेल्थ को रिटेन करें, जिससे अपनी जनरेशन तक ये लेके आए। ये ना हो कि जब हम, जैसे कि अब ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, अब आप सब 8th क्लास में होंगे, पर जब हमारे बच्चे हों तब तक जंगल ही ना रहे, तो हम इस ग्रीन वेल्थ को मेंटेन करके रखें, हम जितना हो सके उतनी प्लांटेशन कर। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। तो इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। छोटा सा चैप्टर था, हमने जल्दी ही ये कर लिया है। तो आई होप बच्चों आप सबको ये समझ आ गया होगा। काफी इजी करके, शॉर्ट करके मैंने बताया है ना, जैसे कि इस चैप्टर में कॉन्वर्सेशन करके बताया हुआ था, कहानियों के थ्रू बताया हुआ था, मैंने वैसा नहीं करवाया, कुछ ज्यादा डिटेल में मैंने सीधा चैप्टर करवा दिया, मुद्दे की बात मैंने सीधा आपको करवाई है। तो बच्चों ये सब चीजें हो गई हैं, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो प्लीज बच्चों आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, जितना हो सके हमें इस चैनल पे आप प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हमें ऐसे ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू।